एक ऐसे देशभक्त जिसके माफीनामे को दिखाकर कुछ पॉलिटिशियन अपने पर्सनल वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें कायर बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यासीन मलिक, उमर खालिद और अफजल गुरु का समर्थन करते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे देने वाले को चुनाव की टिकट देते हैं। ये लोग उनके मर्सी पिटीशन को दिखाकर उन्हें कायर बताते हैं, जो कि उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। यही इनकी दोहरी मानसिकता का प्रमाण है। आज ये लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए वीर सावरकर को कायर कहते हैं, तो कल यही लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पर भी आवाज उठाएंगे। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नाम हो जो विनायक दामोदर सावरकर जितना कॉन्ट्रोवर्शियल। कुछ के लिए तो एक सच्चे देशभक्त और वीर है, तो कुछ के लिए एक विवादास्पद चेहरा। आज इंटरनेट पर सावरकर के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन सच क्या है? क्या सावरकर एक हिंदुत्ववादी नेता थे या एक ऐसे क्रांतिकारी जिसके रगों में आजादी का जुनून दौड़ता? तो चलिए समझते हैं इस कंट्रोवर्शियल फेस विनायक दामोदर सावरकर जी का इतिहास। विनायक दामोदर सावरकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रखर मराठी लेखक और कवि भी थे, जिन्होंने हिंदुत्व को सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। ताजुब की बात यह है कि सावरकर एक एथिस्ट थे और ये कास्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ। उन्होंने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर बनाया जहां हर जाति के लोग जाकर पूजा कर सकते। उनका मानना था कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं बल्कि समाज के भीतर विद्यमान सभी बुराइयों को खत्म करना। सावरकर की असली राजनीति शुरू होती है लंदन के इंडिया हाउस में। इन्होंने मैडम कामा और लाला हरदयाल के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रणनीति बनाई। उन्होंने 1857 की क्रांति को द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया और एक किताब लिखी। ये किताब इतनी प्रभावशाली थी कि ब्रिटिश सरकार ने इस किताब पर बैन लगाया। ये किताब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के लिए हॉली ग्रेल बनी और मदन लाल ढींगरा जैसे नौजवानों ने इसी से प्रेरणा लेकर अंग्रेजों को चुनौतियां दी। ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे खतरनाक कैदी सावरकर थे, जिसे 2 उम्र कैद की सजा देकर अंडमान की सिल्वर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी कहा जाता है। काला पानी की सजा अमानवीय थी। सावरकर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। उन्हें कोड़ों से तेल निकालने के लिए बैलों की तरह जूझना पड़ता। टॉयलेट जाने के लिए अंग्रेजों से भीख मांगनी पड़ती थी। कोड़ों की मार और भरपेट खाने की कमी, ये सावरकर का रोज का जीवन। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा विवाद पैदा करती है, उनकी मर्सी पिटीशन। सिल्वर जेल में रहते हुए सावरकर ने महसूस किया कि यहां रहकर मरने से बेहतर है बाहर निकलकर देश के लिए कुछ काम किया जाए। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और अंग्रेजों को पत्र लिखा। आलोचक इसे माफीनामा कहते हैं, जबकि यह सावरकर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। सावरकर को पता था अगर वह जेल में मर गए तो यह आंदोलन वहीं खत्म हो जाए। दोस्तों, क्या ये उनकी कमजोरी थी या एक चतुर क्रांतिकारी की चाल थी? आजादी के बाद सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या से भी जुड़ा गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पूरी तरीके से निर्दोष करार दिया। सावरकर को समझना आसान नहीं है दोस्तों। एक तरफ वो एक उग्र क्रांतिकारी, तो दूसरी तरफ सोशल रिफॉर्मर। भारत में एक ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम है, या तो हम किसी को भगवान बना देते हैं या तो विलन, लेकिन इतिहास हमेशा ग्रे होता है। भगत सिंह के जज्बे को समझने के लिए जिस हिम्मत की जरूरत है, सावरकर के स्ट्रेटजी और पेन को समझने के लिए भी वैसी ही समझ चाहिए। आप इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।